आज हम लोग बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक की। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक में सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं कैश बुक में। तो देयर आर 10 कॉलम्स फॉर द फर्स्ट 5 कॉलम फॉर द डेबिट साइड एंड द लास्ट 5 कॉलम फॉर द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को हम लोग रिसिप्ट्स के नाम से भी जानते हैं और क्रेडिट को पेमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहां पर डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। जब भी हम लोग डबल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो इसमें कैश ट्रांजेक्शन एज वेल एज बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शंस विल बी कंसीडर्ड। अगर कैश आएगा तो डेबिट साइड कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, चेक आएगा और बैंक पहुंच जाएगा तो डेबिट साइड बैंक कॉलम में। अगर आप कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम, अगर आप चेक से पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। बड़ा सिंपल वे में समझना है कि कैश ट्रांजेक्शन कैश में रिकॉर्ड होंगे। अगर कैश आएगा तो डेबिट साइड, कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड। इसी तरीके से अगर चेक आएगा तो डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, चेक से पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। क्लियर है? ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है कि चेक के ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड होंगे, बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड होंगे और कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन किस कॉलम पे रिकॉर्ड करेंगे। तो कुछ रूल समझेंगे उससे पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। सपोज करिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है और जनवरी फर्स्ट में ट्रांजेक्शन जो आपका गिवन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। रूल नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि बैलेंस जब क्वेश्चन में स्टार्ट होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सपोज करिए कैश इन हैंड 60,000 और कैश एट बैंक 40,000। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, कैश इन हैंड रुपीज 60,000 बट बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000। ठीक है, अब देखिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक अगर क्वेश्चन पे गिवन होता है, जैसे ही आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो ना तो फर्स्ट डेट पर यानी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा डबल कॉलम कैश बुक में, कैश इन हैंड कैश एट बैंक या फिर कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। अब दोनों को समझना है। अब देखिए कैश इन हैंड कैश एट बैंक का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। अगर क्वेश्चन में कैश, देखिए कैश का तो पता है कि हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, बैंक में भी ईदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, तो कैश तो हमेशा डेबिट में ही रहेगा। तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, कैश कॉलम में आप 60,000 लिखेंगे और बैंक कॉलम में 40,000। लेकिन सपोज करिए क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है, कैश इन हैंड 60, बैंक ओवरड्राफ्ट 60, और हम यहां पर और लिखे दे रहे हैं समझाने के लिए। और करके मान लीजिए तो लिखेंगे टू बैलेंस टू बैलेंस 60,000 एंड बाई बैलेंस बीडी 40,000। ये जानना बहुत जरूरी था हमारे लिए। अगर क्वेश्चन में कैश इन हैंड कैश एट बैंक गिवन होता तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, टू बैलेंस बीडी, कैश वाली अमाउंट कैश कॉलम में रखेंगे, बैंक वाली अमाउंट बैंक कॉलम में रखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन गिवन है कैश इन हैंड इतना, बैंक ओवरड्राफ्ट इतना, तो कैश तो देखिए डेबिट में ही जाएगा, बिकॉज कैश ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस। कैश कभी क्रेडिट होता ही नहीं। सर डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट मींस मतलब कि वो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस बीडी, यानी डेबिट का टोटल क्रेडिट से ज्यादा रहा होगा जब कैश बुक बनी होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है। तो क्वेश्चन में जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो क्रेडिट साइड उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो रूल नंबर 1 में सबसे पहली चीज थी कि कैश इन हैंड कैश एट बैंक गिवन होगा तो कैसे रिकॉर्ड करना है, कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो किस तरीके से कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ये तो रूल नंबर 1 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2, कॉन्ट्रा एंट्री।
जब भी हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री. फर्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. सेकंड होता है कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक. कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. दो तरीके के कॉन्ट्रा एंट्री क्वेश्चन में होते हैं. लेकिन देखिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक चेक नहीं. कैश अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, इसका मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है. बैंक से कैश निकालते हैं, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है. लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो अलग अलग तरीके से इसको ट्रांजैक्शन गिवन होता है. कैश पेड इनटू बैंक, डिपॉजिट नहीं लिखा होता है, पेड इनटू बैंक सिर्फ होता है. इसका मतलब भी सेम है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. पेड इनटू बैंक भी मेंशन हो सकता है. पेड इनटू बैंक. इसमें तो सीधे सीधे यही लिखा रहता है कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. होगा, नहीं होगा तो कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक गिवन होगा. बस इतना ही हो सकता है. इसी लास्ट वाला वर्ड हटा देंगे. इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है. टेंशन यहाँ पर है कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. इसको हटा दे रहे, फिर समझाने के लिए फिर दोबारा लेकर के आएंगे. ठीक है. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की अगर हम जर्नल एंट्री पास करें, एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज की बात करें तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सपोज करिए यहां पर 30,000 था और यहां पर 20,000. अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री एक्चुअल में होती क्या है. कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कैसे ट्रांजैक्शंस जो कैश और बैंक दोनों कॉलम पर रिकॉर्ड होंगे. कॉन्ट्रा एंट्री मींस ऐसे ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट करते हैं. यानी कैश में भी रिकॉर्ड होंगे और बैंक में भी रिकॉर्ड होंगे. अब रिकॉर्ड करना है, पोस्टिंग करना है. जरा पोस्टिंग समझ लीजिए. इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे. बैंक डेबिट है और कैश क्रेडिट है. तो बैंक डेबिट, तो बैंक के डेबिट में 30,000. जिस कॉलम पे अमाउंट शो करते हैं उसका नेम नहीं आता, तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट. और एलएफ कॉलम में सी राइट कर देते, जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री. सी किस बात को इंडिकेट करता है कि यहां पर हमने कॉन्ट्रा एंट्री पास की है. फिर समझ लीजिए बैंक डेबिट था तो बैंक के डेबिट में अमाउंट रख दिया. कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में हमने अमाउंट मेंशन कर दिया. अमाउंट लिख रहे हैं बैंक में तो लिखेंगे कैश. यहां पर अमाउंट लिख रहे हैं कैश में तो लिखेंगे बाई बैंक. और यहां पर क्या आ जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी. ठीक है. तो ये कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जब भी हम लोग डबल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री की 2 या 3 ट्रांजैक्शंस गिवन होंगे, तो इसमें फोकस करना थोड़ा सा जरूरी है. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक हो गया. अब सेकंड कॉन्ट्रा एंट्री समझते हैं, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. बैंक से हमने पैसा निकाला. कितना निकाला, 20,000 रुपीज. इस ट्रांजैक्शन में देखें कैश डेबिट है और बैंक क्रेडिट है. कैश डेबिट तो कैश के डेबिट में 20,000 लिखेंगे और बैंक क्रेडिट है तो बैंक के क्रेडिट में 20,000. एलएफ कॉलम में सी. अमाउंट लिखा हमने कैश में तो लिखेंगे टू बैंक. यहां पर बैंक कॉलम में अमाउंट रखी है तो क्या लिखेंगे, बाई कैश. तो कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री पास की जाती है. कॉन्ट्रा एंट्री हमारी 2 तरीके की होती है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. जब डिपॉजिट करेंगे तो बैंक के डेबिट में अमाउंट, कैश के क्रेडिट में. ठीक है. नाम अपोजिट आता है. जिस कॉलम पे अमाउंट राइट करते हैं कभी भी उसका नेम नहीं होता, या काउंटिंग का रूल होता है. इसके बाद
रूल नंबर 3 जो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 3, check received from customer and deposited into bank। कह रहा चेक आया और बैंक पहुंच गया। जब जब चेक आएगा ध्यान देना कि चेक सिर्फ आया कि बैंक पहुंच गया है। क्वेश्चन में कहता है कि चेक रिसीव फ्रॉम राम एंड डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। चेक आया और बैंक अगर पहुंच जाता तो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, अगर चेक सिर्फ आया तो रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹60,000, राम से 60,000 का चेक रिसीव हुआ जनवरी 10 को, इट विल नॉट कम इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगा क्योंकि चेक आया हमारे घर में रखा है, उसका कैश बुक से कोई रिलेशन नहीं अभी। लेकिन अगर यही चेक आया और बैंक पहुंच गया, आगे बोल देता कि डिपोजिटेड इनटू बैंक, डिपोजिटेड इनटू बैंक, सेम डे कहे चाहना कह दे कि डेट जनवरी 10 पड़ी, जनवरी 10 को आया और जनवरी 10 को ही बैंक पहुंच गया, इसका मतलब सेम डे है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बैंक डेबिट होगा, बैंक डेबिट में अमाउंट रखेंगे 60,000 और यहां पर जिस कस्टमर से आया चेक उस कस्टमर का नाम लिखा जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है कि चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर 60,000 जनवरी 10, डिपोजिटेड इनटू बैंक जनवरी 15, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन हो गए। जनवरी 10 को चेक आया वो एक अलग कंडीशन हो गई, जनवरी 15 को डिपॉजिट हुआ। लेकिन अगर डेट चेंज नहीं थी, जैसे हमने पहले वाले में बताया कि चेक रिसीव फ्रॉम राम ₹60 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे और कस्टमर का नाम आएगा। लेकिन चेक अगर आता है और 2 या 3 दिन 4 दिन 6 दिन बाद बैंक पहुंचता है तो यहां पर डबल एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी चेक रिसीव करने की, चेक्स इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू राम 60,000। अब बताइए इसमें कहीं कैश और बैंक आया नहीं आया तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। फिर कहता है बैंक चेक जो है बैंक पहुंच गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड, बैंक डेबिट, डेबिट में लिखा जाएगा टू चेक्स इन हैंड। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है कि अगर चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो हमेशा अमाउंट कहां लिखी जाएगी, बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो अगर चेक से अमाउंट पैसा चेक अगर रिसीव हुआ तो ध्यान देना है कि बैंक पहुंचा या नहीं पहुंचा। लेकिन जब चेक से पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि पैसा चेक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे उलझन हो रही है।